नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में सदिश विश्लेषण में सदिश राशियां, अदिश राशियां, इनका मापांक, सदिशों का निरूपण और सदिशों का योग के बारे में बात करेंगे। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण आदि। इसमें हमारा बल के परिमाण के साथ साथ हमारा दिशा भी होगी। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो बल हम किस दिशा में लगा रहे हैं ये भी हमें दिखाना पड़ेगा, और जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उस दिशा में वो वस्तु गतिमान होगी। उसका परिमाण या उसका जो रिजल्ट है वो उसी के अनुसार आएगा। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, ताप है आदि। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हम किसी भी दिशा में उसे मापें, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर दक्षिण, चाहे ऊपर या नीचे, वस्तु का द्रव्यमान निश्चित रहेगा, उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह आयतन, किसी भी वस्तु में या किसी भी बोतल में हम पानी भरें या कोई भी चीज़ भरें, उस वस्तु का आयतन प्रत्येक दिशा में समान रहेगा, उस पर हमारे दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ताप, किसी भी दिशा में किसी भी वस्तु का तापमान जो है वो निश्चित रहेगा और उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे थे परिमाण, जैसे द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, ताप है। जब इनके साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है हमें, और दिशा को हमें दर्शाना पड़ता है, वो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे बल, बल लगाने के लिए हमें दिशा भी चाहिए, हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, किस दिशा में हम गति कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा विस्थापन हो रहा है। इन सभी में हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी, यानी दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी जरूरी है। हम कितना बल लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जिसमें होंगी वो सदिश राशियाँ होंगी, और जिसमें सिर्फ परिमाण होगा वो हमारी अदिश राशि होगी। सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। क्योंकि सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, अतः हम सदिश राशि को एक रेखा के रूप में निरूपित करते हैं। दिशा है वो किसे, इस सदिश की हमारी जो दिशा है वो बिंदु O से P की ओर है, अतः इसे हम OP द्वारा निरूपित करेंगे, OP के रूप में लिखेंगे, यानी OP, O से P की ओर, और इस पर हम एक तीर का निशान लगा देंगे। अगर ये हमारी राशि OP से O की तरफ गति करेगी तो हम इसे PO लिख सकते हैं, लिखेंगे, और उस पर भी हम तीर का निशान लगाएंगे। और ये राशि हमारी किसके बराबर, A के बराबर है, तो OP यानी वेक्टर OP बराबर ये लिखा जाएगा हमारा वेक्टर A। अगर कोई राशि हमारी B है तो उसे वेक्टर B के रूप में निरूपित करेंगे। अगर कोई राशि हमारी C है तो उसे हम वेक्टर C के रूप में निरूपित करेंगे। सदिश राशियों के मापांक, मापांक वह धन संख्या है जो किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करती है। सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करती है, उसे हम मापांक या मॉड्यूलस कहते हैं। और इसे मॉड्यूलस A इक्वल टू दो लकीरों के बीच में सदिश को लिखेंगे, और जब इसका परिमाण लिखेंगे तो क्या होगा, इसका सदिश यानी तीर का निशान जो है वो हट जाएगा, सिर्फ परिमाण बचेगा यानी A, यानी मॉडुलस A इक्वल टू A। और अगर वेक्टर OP का मॉडुलस, तो इसका भी वेक्टर हट जाएगा, क्या कहलाएगा, OP। अगर दो सदिश राशियां हैं और उनका मॉडुलस निकाला जाए प्लस के रूप में, तो क्या होगा, पहली सदिश अंडर रूट में क्या होगा, पहली सदिश का वर्ग प्लस दूसरे सदिश का वर्ग। इसके बाद हमारा एकक सदिश यानी एकांक सदिश, जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, यानी जिस सदिश का मापांक एक हो, जिस सदिश का मापांक इकाई हो, वो एकक सदिश कहलाता है। और इसे हम सदिश के ऊपर कैप लगाकर निरूपित करते हैं। इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर A, यूनिट वेक्टर B और यूनिट वेक्टर C। यानी किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एकक सदिश या यूनिट वेक्टर
कहलाएगा हमारा। और इसका जो मान होता है एकक सदिश यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस में वेक्टर ए, वेक्टर ए बट्टे मॉडुलस में वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए और फिर नीचे उसके मापांक से हम भाग दे देंगे तो वो हमारा एकक सदिश कहलाता है, या एकक सदिश का मान प्राप्त होता है हमें उससे। स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर बिंदु ओ और ये बिंदु पी, ओ से पी की तरफ हमारी इस जो वेक्टर है इसकी हमारी जो दिशा है वो ओ से पी की तरफ है, और ओ हमारा क्या है, मूल बिंदु। तो किसी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी की स्थिति को सदिश वेक्टर ओपी द्वारा प्रकट किया जाता है, और इसे हम वेक्टर ओपी को बिंदु ओ की सापेक्ष पी की स्थित सदिश कहते हैं। यानी वेक्टर ओपी जो हमारा होगा, वेक्टर ओपी वो क्या होगा, बिंदु ओ के सापेक्ष पी का स्थित सदिश कहलाएगा वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी को ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थित सदिश कहते हैं। अगर हमारे दो बिंदु ए और बी हैं और इनकी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति ओ ए और ओ बी है, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी दोनों एक दिशा में हैं, और वेक्टर ओ बी इसके विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों वेक्टरों का योग जो है वो वेक्टर ओ बी के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हमारे तीन वेक्टर एक दिशा में होते तो तीनों वेक्टरों का योग वेक्टर ओ बी के बराबर होता है। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर कितना, वेक्टर ओ बी। ओ ए को हम पक्षांतर कर देंगे तो वेक्टर ए बी बराबर आएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और ओ बी क्या है, बिंदु ओ के सापेक्ष बी की स्थित सदिश, और ओ ए क्या है, बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु बी का स्थित सदिश बी का स्थित सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के, माइनस ए का स्थित सदिश। यानी ए वेक्टर ए बी बराबर क्या आया, वेक्टर ए बी बराबर आया बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। तो इससे हमें आगे ध्यान रखना है कि अगर हम वेक्टर ए बी निकालना है तो बाद वाला जो बिंदु है उसके स्थित सदिश में से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटा देंगे तो वो हमारा निकल आएगा वेक्टर ए बी। अगर अगर हमें वेक्टर बी सी निकालना है तो सी के स्थित सदिश में से हम बी का स्थित सदिश घटाएंगे तो वो निकल आएगा हमारा वेक्टर बी सी। और वेक्टर बी ए बराबर हो जाएगा वेक्टर बी ए बराबर ए का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। सदिश से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं तो सिद्ध करो वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी बराबर 0। ये हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए से बी तक ये क्रमागत भुजाएं हैं हमारी ए बी सी डी। तो ए बी वेक्टर ए निरूपित करती है, बी सी वेक्टर बी को, और सी से डी वेक्टर सी, और डी से ए वेक्टर डी। हमने वेक्टर बिंदु ए से सी को मिला दिया और ये हमारा विकर्ण हमने मिलाया, तो इसे हम बिंदु ए से सी को मिलाया तो ये विकर्ण हो गया हमारा ए से सी। दो त्रिभुज हो जाएंगे हमारे ए बी सी और एक सी डी ए। चाहे तो हम विकर्ण बी से डी को भी मिला सकते हैं, चाहे तो विकर्ण ए से सी को मिला दो, या फिर विकर्ण बी से डी, दोनों तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसकी जो क्रमागत भुजाएं हैं वो हमारी वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी
कोमा वेक्टर सी, कोमा वेक्टर डी है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दिशाओं में है। इन दोनों का योग जो है वो वेक्टर ए सी के बराबर होगा। ये सदिश योग का नियम होता है। जब दो वेक्टर हमारी एक दिशा में है तो उसका योग तीसरी वेक्टर के बराबर होगा जो उसकी विपरीत दिशा में हो। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। फर्स्ट, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए, इन दोनों की दिशाएं, और वेक्टर किसके बराबर होगी, सी ए, वेक्टर सी ए के बराबर होगा। वेक्टर सी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर ए सी। हम अगर किसी भी सदिश की दिशा बदल दें तो उसका चिन्ह बदल जाएगा हमारा। तो वेक्टर सी ए को हमने वेक्टर ए सी लिखा तो चिन्ह क्या हो गया हमारा, माइनस का हो गया, विपरीत दिशा हो गई। तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए और इक्वल टू माइनस वेक्टर ए सी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए इक्वल टू वेक्टर ए सी और माइनस वेक्टर ए सी। ए सी से ए सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और वेक्टर ए बी जो भुजा हमारी थी वो कितनी थी, वेक्टर ए। वेक्टर बी सी को लिखेंगे वेक्टर बी, वेक्टर सी डी वेक्टर सी और वेक्टर डी ए हो जाएगी वेक्टर डी इक्वल टू 0। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर है कि चारों भुजाओं का योग इसके 0 के बराबर होगा। जबकि चारों भुजाएं हमारी क्रमागत हो, यानी एक ही दिशा में चारों भुजाएं हैं, तो उनका जो परिमाण होगा, उनका जो रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो सिद्ध करो वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए बराबर 2 वेक्टर बी ए। ए बी सी डी एक हमने चतुर्भुज बना लिया। बी ए तो हमने बी से ए की तरफ तीर का निशान लगाया, डी सी बी से सी की तरफ, सी डी सी से डी की तरफ और डी ए डी से ए की तरफ। जिस तरफ हमें वेक्टर दे रखे हैं हम उसी दिशाओं में तीर के निशान लगाएंगे और फिर इसे हल करेंगे। हल करके कितना लाना है, 2 वेक्टर बी। यहाँ हमारे चतुर्भुज में बी सी, सी डी और डी ए, ये तीनों वेक्टर या तीनों सदिश जो है हमारे वो एक दिशा में है, जबकि बी सी जो है इसके विपरीत दिशा में है। तो इन तीनों सदिशों का जो योग है वो वेक्टर बी ए के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी में वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर डी, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर बी ए के बराबर होगा। यानी इन तीनों सदिशों की जो दिशा है वो एक दिशा में है और चौथा सदिश जो बी ए है वो इसके विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों तीनों सदिशों का योग किसके, वेक्टर बी ए के बराबर होगा। अब हमें सिद्ध करना है, उसकी एलएचएस लिख लेंगे। वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर डी। तो वेक्टर बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, इन तीनों वेक्टरों का योग किसके बराबर निकला हमने, वेक्टर बी ए के। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर बी ए और प्लस इसका मान आ गया वेक्टर बी ए। ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से।
वेक्टर बी ए और वेक्टर बी ए हो गया हमारा 2 वेक्टर बी ए, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी ई का एफ एक समषट्भुज के शीर्ष हैं तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ बराबर 6 इंटू वेक्टर ए जी। समषट्भुज है, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, हमारी बराबर हैं, और जी जो है वो समषट्भुज का केंद्रक है। तो केंद्र कहाँ होगा, जो विकर्ण है इसके केंद्र में यानी मध्य बिंदु में होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, जो ए डी है वो ए जी या डी जी के दुगने के बराबर होगा, या ए जी जो है वो ए डी के आधे के बराबर होगा। अब हमें वेक्टर ए बी दिया है तो ए से बी की तरफ निशान लगाएंगे तीर का, वेक्टर ए से सी की तरफ निशान लगाएंगे, वेक्टर ए डी ए से डी की तरफ, वेक्टर ए से ई की तरफ निशान लगाएंगे, और वेक्टर ए एफ तो ए से एफ की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। जिस दिशा में भी हमें वेक्टर दिया है उसी दिशा में हम निशान लगाएंगे। अब हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम इसकी एलएचएस ले लें या फिर हम ये त्रिभुज ले लें ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, ए सी प्लस सी डी दोनों की दिशा एक दिशा में है और इसकी विपरीत दिशा में ए डी है, तो ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए डी के। अब वेक्टर सी डी जो है, सी के डी ये दोनों बराबर हैं, और सी डी की दिशा, सी से डी की दिशा और ए से एफ की दिशा दोनों कैसी है, समान है, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यानी वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी को लिख सकते हैं वेक्टर ए एफ, ये इसके बराबर है और समांतर है और एक ही दिशा में है, बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए डी। कोष्टक में लिखते हैं वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर ए एफ। सी डी जो है वो ए एफ के बराबर है, दोनों की दिशा समान है, तो हम वेक्टर ए डी को वेक्टर ए एफ के बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई प्लस ई डी, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी बराबर वेक्टर ए डी। अब ई डी ए बी के बराबर है और ई डी, ई से डी की तरफ और ए से बी दोनों की दिशाएं समान है और दोनों समांतर है, तो हम ई डी की जगह क्या ले सकते हैं, ए बी, तो वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए बी, ई डी क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए डी, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ई डी। यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए ई, वेक्टर ए बी जो है ई डी के बराबर है क्योंकि दोनों समांतर हैं और दोनों की दिशाएं एक ही हैं, और ए बी जो है वो ई डी के बराबर है। क्वेश्चन की एलएचएस लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ। तो वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ए ई, ए बी और ए ई को इकट्ठा कर लेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए सी और ई डी, वेक्टर ए सी और ए एफ दोनों को इकट्ठा इकट्ठा करेंगे, ए सी को ए एफ के साथ लिखेंगे और प्लस वेक्टर ए डी। वेक्टर ए बी और ए ई दोनों का योग हमने वेक्टर ए डी के बराबर निकाला, तो यहाँ वेक्टर ए डी लिखेंगे। वेक्टर ए सी और ए एफ, वेक्टर ए सी और ए एफ इन दोनों का योग जो है वेक्टर ए डी के बराबर निकाला, तो यहाँ भी ए डी लिखेंगे। तो ये वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी कितना हो जाएगा, 3 वेक्टर ए डी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 3 वेक्टर ए डी। यहाँ लिखेंगे षटभुज
का केंद्र जी विकर्ण डी, विकर्ण ए डी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? विकर्ण ए डी का मध्य बिंदु होगा। जो षट्भुज का केंद्र है या केंद्रक है वो क्या होगा? जो हमारा विकर्ण डी है, ए डी है, उसके कहाँ पर होगा? बीच में होगा, यानी मध्य बिंदु पर होगा। तो यानी ए जी बराबर 1/2 ए डी। ए जी जो है ए डी के आधे के बराबर होगा। तो वेक्टर ए डी बराबर हो जाएगा 2 वेक्टर ए जी। दो का ऐसा गुणा करेंगे तो ए डी बराबर यानी 2 AG होगा, और वेक्टर ए डी जो है वो किसके बराबर होगा? 2 वेक्टर ए जी के बराबर होगा। तो यहाँ हम वेक्टर ए डी की जगह क्या लिखेंगे? 2 वेक्टर ए जी लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इज इक्वल टू 3 × 2 वेक्टर ए जी। 3 2 का गुणा करेंगे तो ये आ गया 6 वेक्टर ए जी। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है तो सिद्ध करो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए डी। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, बी सी का मध्य बिंदु हमारा डी, दोनों के बीच में हमने एक बिंदु डी मान लिया। ए बी यानी ए से बी की तरफ स्थान, ए सी ए से सी की तरफ, और ए डी ए से डी की तरफ लगाएंगे। बी सी के बीच में हमारा डी है तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है। बिंदु डी जो है वो किसका? बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी सी बराबर होगा हमारा 2 बी डी और बराबर 2 डी सी। यानी बी सी जो है वो 2 बी डी यानी बी डी के दुगने के बराबर और डी सी के दुगने के बराबर होगा, या बी डी जो है वो डी सी के आधे के बराबर होगा। त्रिभुज ए डी बी में दो त्रिभुज हमारे होंगे, एक तो ए डी बी और दूसरा ए डी सी। हमें आंसर में ए डी लाना है, तो इन दोनों की दिशाएं जो सदिश हमारे ए बी और बी डी, इन दोनों की दिशा एक लेके चलेंगे और उसका आंसर परिणामी जो है वो ए डी के बराबर लेके चलेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी में वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर ए डी। फर्स्ट त्रिभुज ए डी सी में वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर ए डी। सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को जोड़ दें। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में जोड़ देंगे तो क्या आएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बी डी और डी सी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यही लिखा है बी सी जो है 2 बी डी के बराबर और डी सी 2 डी सी के बराबर, यानी बी डी और डी सी कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब बी डी और डी सी बराबर होंगे, यहाँ लिखना चाहें फिर लिख दें, बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, अतः बी डी बराबर डी सी। बी डी और डी सी कैसे होंगे? बराबर। इसका मतलब वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर डी सी। सदिश बी डी सदिश डी सी के बराबर होगा।
और इसे ले सकते हैं वेक्टर बी सी बराबर माइनस वेक्टर सी डी। इसकी अगर दिशा बदल देंगे तो चिन्ह क्या होगा, हमारा बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी। और बी डी को हम क्या लिखेंगे, बी डी को लिख देंगे माइनस का सी डी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस सी डी प्लस वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर सी डी बराबर ए डी। और ए डी कितना हो गया, 2 वेक्टर ए डी। सी डी से सी डी हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर आएगा हमारा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। यही हमें सिद्ध करना था।